चलिए, तो इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट का अपना लास्ट लेक्चर है। अब क्योंकि लास्ट लेक्चर और इवेंचुअली हुआ ऐसा कि हमको एक लंबा टाइम डोमेन के पास जाके मिला ये वाला चैप्टर, तो अपन कोशिश करेंगे एक बार स्टार्टिंग से एंड तक फटाफट से रिकैप कर ले, ठीक है। उससे पहले मैंने एक यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करी है जिसमें ये बताया गया है कि एसी ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन हर बार आया है, ठीक है, 22 में भी, 21 में भी, 19 में भी, 28 में भी। और मतलब इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, लाइक एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स है, ठीक है, 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है ना, इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आता है, तो जब बेसिक क्वेश्चन आता है तो वो अपने से छूटना नहीं चाहिए, मेन मोटिव तो यही है, ठीक है। आज हम एक बार रिकैप देखेंगे और रिकैप में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, फिर एसी ट्रांसफॉर्मर और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। लास्ट में एक चीज में यहाँ पे ऐड करना रह गया है, लास्ट में आपके लिए होमवर्क भी होगा, जो आप इस क्लास में तो होमवर्क लेके जाओगे, नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट्स डिस्कस करोगे। यस मैम। अभी मैं आपके चैट बॉक्स को देखूंगी, थोड़ा सा रुको जरा, पहले एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट। आपको याद है मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो मैंने यही बताया था कि यूजुअली लोगों को ये कंफ्यूजन रह जाता है कि डायरेक्ट करंट मतलब जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, जबकि डायरेक्ट करंट से मतलब सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कैन वेरी भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। बिल्कुल, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड कैन बी वेरिएबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर हम लोगों को हमेशा ये कंफ्यूजन रह जाता है जब ऑल्टरनेटिंग करंट की बात होती है। थोड़ा सा राइटिंग को ना अभी छोड़ देना जरा, क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने पेन टैब उठाया है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डायरेक्शन ही वेरिएबल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी चलेगा, ठीक है। यस मैम। यस, चलिए, ये बहुत ही बेसिक सी बात थी जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में करी थी। अब इसके बाद अगर मैं आपसे एवरेज वैल्यूज की बात करूं, तो मैंने आपको एवरेज निकालना सिखाया था। मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा साइनोसोडियल वाले मतलब फंक्शंस ही हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो एक्सपोनेंशियल हो या कुछ और हो, तो जो भी है आपको मैंने बेसिक तरीका सिखाया था एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने का। कोई बताएगा अगर किसी को याद है तो? आई एवरेज del phi इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt 5/dt। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दीपक ने अच्छा बताया। y is equals to, let's say y is a function of t, ठीक है, कुछ भी है, और मैंने आपसे बोला कि बेटा y एवरेज फाइंड आउट कर दो, तो इसका सिंपल सा तरीका है y dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसके मैं आपको बोल दूं कि i एवरेज निकालो, v एवरेज निकालो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैम हमने बात, हाँ मैम, लेकिन इंटीग्रेशन किया है तो ये एक इंस्टेंट पे बात हो गई ना, अगर आई एवरेज का देगा तो ये भी उसमें लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे इंस्टेंट लगा, बेटा आपसे पूछेगा ना कि 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में आपको चाहिए, तो 0 से 10 आप इंटीग्रेट करोगे उस चीज को, राइट। वो पूरी एवरेज आ गया ना पूरी ड्यूरेशन का। एक बात जो आपसे हुई थी मेरी, वो इस बात को लेके थी कि हमारी जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं उनमें किस तरीके का हमारे पास वो आता है सिग्नल, याद है आपको? मैम देखो मैंने आपको पढ़ाया था, ये दिख रहा है हमें? यस मैम। एसी जनरेट, जहाँ पे हमने एक आर्मेचर को, एक कॉइल को दो मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट के बीच में रखा था, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स हैं, हैवी मैग्नेटिक फील्ड था। जब वो रोटेट करता था, क्योंकि जब आप किसी कॉइल को किस में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें टॉर्क जनरेट होगा, राइट। तो हमने ये सारी चीजें देखी थी, सारे रीजंस थे कि हमने सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया या बाकी चीजें कैसे करी, पर कुल मिला के आप देखना इन द एंड हमने ये फंक्शंस निकाले थे कि ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आ रहा है और करंट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आ रहा है। तो यही वो सिग्नल्स हैं जो हमारे घर में आते हैं, इसलिए आपको मेजोरिटी जो दिखेगी ना यहाँ पर क्वेश्चंस की, वो यही वाली मिलने वाली है, ठीक है। कि आपको आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे दिया क्वेश्चन में, या आपको v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डील करने को दे दिया। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको इन फंक्शंस के एवरेज वैल्यूज याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। सिंपल सी ड्रिल यही है। तो अगर मैं आपसे किसी भी एक क्वांटिटी का ले लेते हैं, मुझे कोई भी बच्चा बताए कि आई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या होता है? 0।
0 अब मुझे बताओ, बहुत बढ़िया, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या है? 2i नॉट अपॉन पाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा ये सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं, एवरेज वैल्यू समझ में आती है, एसी जनरेटर समझ में आता है। अब आती है सर्किट थ्योरी। ठीक है, सर्किट थ्योरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आई होप आप लोगों को ये चीजें याद आए एकदम से। सबसे पहले तो मुझे वो एलिमेंट्स ही बताओ, बिल्कुल वो एलिमेंट्स बताओ जो हम लोग पढ़ते हैं। एलसी सबसे पहले आपकी लाइफ में आर वाला सर्किट आया 10th क्लास में, है ना? आपने वहां पे सीखा कि इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है दैट इज आईआर, सेम फेज में होता है। बिल्कुल, अब फिर वाली बात बाद में करेंगे, फेज वाली। फिर आपने यहाँ पर एक नया एलिमेंट देखा था, कैपेसिटर। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो आप क्या बताओगे? ठीक है, फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक और एलिमेंट देखा विच इज इंडक्टर। यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आता है? -LdI/dt। अब इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स की अगर आपको नॉलेज है तो हमने इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीजें बनाई थी, जैसे एलसी, सीआर, आरसी, सॉरी सीआर एक ही बात हो गई, एलआर। ठीक है, ये वाले सर्किट्स बनाए थे। मैंने आपको बोला था कि आपको और कुछ याद हो ना हो, लेकिन हर एक सर्किट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो याद होनी चाहिए थी। जैसे कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था? वोल्टेज और रेजिस्टेंस सेम फेज में होता है। वेरी नाइस। करंट एंड पोटेंशियल आर इन द सेम फेज। यस मैम। अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताना, मैं भी नाम लूंगी, वो बताना। पहले कोई व्यक्ति आना चाह रहा है। राज बेटा, ये नीट वाली क्लास है, आपकी क्लास हो चुकी है, इससे अगला वाला सेशन आपके साथ है। ठीक है, यू कैन ड्रॉप दिस क्लास। निगम बताओ बेटा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में क्या बताना चाहोगे? मैम नमस्ते, किसे बोल रहे हो? हाँ हाँ राज, तुमसे। बेटा ये पीसी बी वाली क्लास है, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके बाय। ओके फाइन, बाय बाय। हाँ बेटा बोलो। सुंदुस राइट? मैंने सही नाम बोला? यस मैम, कैपेसिटर में करंट जो होगा वो लीड करेगा π/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करंट लीड्स द पोटेंशियल, बहुत बढ़िया लिखा जा रहा है, π/2। वेरी नाइस। चलिए अब फिर से आप हैंड रेस करना, ठीक है? मैं पूछती हूँ, वो बता देना। चलिए चलिए चलिए, ओके, बहुत सारे बच्चे हो गए भाई, ऐसे देख के अच्छा लग रहा है तुम लोगों को याद है। कोमल आप बता दो। हम इसमें वोल्टेज लीड करता है π/2 से। ओके दैट्स गुड, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैंने आपको बोला था आप एक ही मतलब फ्लो में याद रखो, आप करंट के रिस्पेक्ट में याद रखो। मैम आप ऐसे बोल दो, लैग चल जाता है मैम। बिल्कुल, करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय π/2। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ये वाली लाइन याद है तो बेसिकली आपको सब कुछ ही पता है। अब आप मुझे इसके बाद इससे वेव डायग्राम बना सकते हो, फेजर डायग्राम बना सकते हो, सिंपलर डायग्राम बना सकते हो। मैं आपको अगर करंट की एक्सप्रेशन दे दूं तो आप हर केस में मुझे वी का एक्सप्रेशन दे सकते हो, राइट? यस मैम। वेरी गुड। अब आई नो एलसी ऑसिलेशन आपके सिलेबस में से जा चुका है, ठीक है, बट स्टिल जस्ट फॉर अ रिविजन से एक बार सुन लो, क्योंकि कई बार पता क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें पता नहीं किस फॉर्म में आपको कनेक्ट कर जाए। अभी भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि फिजिक्स में से थोड़ा बहुत डिडक्ट जो हुआ है, बहुत ज्यादा उस चीज को ना मतलब दिमाग में नहीं बिठाना, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें कनेक्शन में आ ही जाती है, ठीक है? तो एक बार मैं आपको बस फटाफट से एक रिकैप दे रही हूँ। जैसे कि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में सबसे पहले वो कंप्लीटली चार्ज्ड है ना? सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास है, सारा चार्ज उसके पास है। सोचो अगर मैं इंडक्टर हटा दूं, डायरेक्ट कैपेसिटर के दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दूं, तो कितना फटाफट करंट जाएगा, वो भी एक पीक वाला करंट, है ना? ड्रास्टिकली करंट करेगा सर्किट में। पर इंडक्टर की एक खासियत है,
वो कहता है कि ना तो मैं करंट को एकदम से बढ़ने दूंगा, ना ही करंट को एकदम से मरने दूंगा, है ना। कि अगर करंट एकदम से बढ़ना चाह रहा है तो भी नहीं, आराम आराम से बढ़ो, अगर एकदम से मरना चाह रहे तो भी नहीं, आराम आराम से मरो, वो वाली इसकी चीज है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या क्या कहेगा कि भाई ऐसे मत बढ़ाओ, एनर्जी बांटो। तो देखो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, स्टार्टिंग में सारी एनर्जी कहाँ है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ब्लू वाला बार है ना। लेकिन इसके अगले स्टेप में आप देख सकते हो कि रेड वाला बार भी जो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है वो भी बढ़ा हुआ है। फिर हमने क्या देखा कि सारी की सारी एनर्जी कहाँ आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। फिर अगेन एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, फिर सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आ गई, फिर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड के पास आ गई, और फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट। अब आप देखना इसी बीच क्या हुआ होगा, यहाँ पे जैसे ही करंट जीरो हुआ, देखो करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, दिख रहा है क्या हमको ये वाली चीज? यस मैम। राइट, दिस इज एलसी ऑसिलेशन। तो बेसिकली एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है बेटा, एनर्जी ऑसिलेट करती है। वेरी नाइस प्रियांशु। बाकी मैंने आपको बताया था कि एलसी ऑसिलेशन होता है रेजोनेंस वाली सिचुएशन में, यस मैम। है ना। याद है हमने पढ़ा था जहां एक्सएल बराबर एक्सआर हो जाए, जहां 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 जी मिनिमम हो, या फिर आपको जो करंट मिले वो पीक वाला मिले, यस मैम। राइट। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आई गेस हमने अब तक जो भी पढ़ा था वो सारा कुछ रिवाइज कर लिया ना? यस मैम। है ना। बाकी थोड़ी बहुत चीजें तो वही है ना, फिर डिटेल लेक्चर तो हमको देखने ही पड़ेंगे। तो ये था अब तक का रिकैप। अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं एसी ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप लोगों ने सुना तो कई बार होगा, किसी के घर के आसपास भी होगा आई गेस, है ना। जैसे मेरे घर के तो आसपास है मैम, जलते बहुत जल्दी है। हाँ, कि ट्रांसफॉर्मर फूक गया, आज लाइट नहीं आएगी, फिर आपको दुख होता होगा कि अब भाई रील्स कैसे देखेंगे। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? हाँ हम ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? बेटा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो तो अभी ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है। आपने कहीं तो आते जाते कभी तो देखा होगा, बस ज्यादा सिल्वर सिल्वर सा हो रहा है, वो काला काला सा हो जाता होगा ना, काफी दिनों से कोई से साफ तो करता नहीं। हाँ मैम। लेकिन हमको ना ये वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं देखना, ठीक है। अपन देखेंगे सिंपल वाला, कि हमारे पास एक मेटल का कोर है। अब चलो मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले ये साइड वाला फोटो देख के जहां मैंने डबल टिक मारा हुआ है, मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या समझ में आ रहा है, इधर से क्या दिख रहा है? मैम इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो चीज लगी है। ओके, यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ पढ़ा था आपने? मैम पढ़ा था कहाँ? यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अब तक की जो भी कहानी हुई वो तो रिकैप था, पर क्या किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट था? और इस क्लास में हाँ, अगर आपको डाउट्स है तो प्लीज पूछो, डाउट्स आर मच मोर अप्रिशिएटेड, ठीक है। डाउट्स छुपाने की जरूरत नहीं है, 1-on-1 वाली फील लो अपनी, बिल्कुल। मतलब अभी भी नहीं है वैसे मजाक की बातें करने बैठ जाए हम, बट अपने डाउट्स पूछा करो मुझसे। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन तक पहुंच गए, दैट इज वेरी नाइस। इसका अभी हम यूज करेंगे। अच्छा अब और बताओ, चलो एक ऑब्जर्वेशन तो मनीषा ने दे दी, कोई और ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ और क्या समझ में? वेरी नाइस। वोल्टेज को हाई से लो या फिर लो से हाई में कन्वर्ट करता है। कैसे कैसे? मैम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डिपेंड करता है ना कि कॉइल्स का नंबर क्या स्टेप डाउन होता है वो। हाँ, तो आपको ये बोलना चाहिए कि मैम मैं तो अभी जान ही नहीं रही, मैं तो स्टेप डाउन स्टेप अप कोई टेक्निकल वाली टर्म इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रही, मुझे फोटो देख के। यस साक्षी, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ शीट्स एंड दैट इज अ नाइस ऑब्जर्वेशन। दूसरा आपको जो भी साक्षी ने बोला नंबर ऑफ टर्न्स, आप देखो ये जो प्राइमरी वाला है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी वाले काम पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, राइट, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब दो बातें, एक्चुअली तीन बातें जो आप लोगों ने मुझे बताई। सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन से कनेक्ट करके आपने मुझे दिया, दूसरा आपने नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी, और तीसरा लैमिनेटेड शीट्स की बात करी। मेरा पूरा लेक्चर इन तीन बातों पर होगा आज का, ठीक है। अपन चलते हैं उस तरफ। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये डिवाइस क्या है। तो सारे ऐसे सरप्राइज हो रहे हो या ऐसे वाव वाला फील है? हाँ मैम शॉक हो गया मैं तो। ओहो मैम हाँ जी बेटा। ये जो आपने दूसरा डायग्राम दिखाया, जो ये वाला दिखाया, इसमें जमीन आसमान का अंतर कैसे है?
हाँ वही, जैसे कि हम जैसे लोग जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी है वो हार्ट ऐसे बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को पता है ना वो कैसा भयानक सा बनता है। यस मैम। वही है ये। यस मैम। अरे हट जा भाई, हटे नहीं रहा। आपका हार्ट भी परफेक्ट नहीं बना। यस मैम। एक मास्टरपीस है, आप लोगों को नहीं समझ में आए। मैम के पास वो थी ना, मैथ थी ना, इसलिए। और देखो फिजिक्स है, मैंने ऐसे नहीं बोला कि लेट्स सपोज दिस इज द हार्ट, बोला बना के, कुछ ही नहीं बन रहा भाई। चलिए टेक्निकल ग्लिच से तो फ्री है ये क्लास। सबसे पहले हम इस डिवाइस को समझते हैं। एक बात मुझे बताओ, मैंने बोला ट्रांसफॉर्मर, कुछ फील आई कि क्या है? मैम वो ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। तुम लोग तो बहुत ही स्मार्ट हो, मजा आ गया। हाँ नहीं मैम, स्कूल में तो पढ़ाई दी है ना। पेपरों के लिए पढ़ लिया इन लोगों ने मैम पहले। मत लो ना मेरे 2 पल की खुशी ले रहे हो। महसूस होने दो मुझे कि स्मार्ट बच्चे हो तुम सारे। मैम एक डिवाइस है कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है कुछ। यस, अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से यही समझ में आता है कि कोई तो डिवाइस है जो कुछ ट्रांसफॉर्म कर रही है। और क्या कर रही है? दैट ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज। अब वोल्टेज कैसे? अगर आपके पास लो वोल्टेज है तो ये इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको हाई वोल्टेज, हाँ बहुत बढ़िया सुर लगाए थे तुमने अभी। अगर हाई वोल्टेज है तो वो उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। बहुत बढ़िया। अब इसके इसी फंक्शन के बेसिस पे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब आप लो से हाई पे जा रहे हो बेसिकली आप स्टेप अप कर रहे हो। तो बहुत ही सिंपल, इन्होंने बिना ज्यादा दिमाग लगाए यहाँ पर स्टेप अप लिख दिया। यस मैम। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि लो से सॉरी हाई से लो पर जा रहे हो तो स्टेप डाउन हो गया। स्टेप डाउन। काफी प्रैक्टिकल सी चीज है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने को रटना पड़े। अभी आप लोगों ने मुझे तीसरा वर्ड एक दिया था, तीसरा क्या पहले मान लेते हैं उसको, उस पिक्चर से म्यूचुअल इंडक्शन का, जहां आपने प्राइमरी और सेकेंडरी की बातें की हैं। मैं देखती हूँ किसी बच्चे को याद आया है, उसकी क्लास है, बोले बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब होते काफी भोले से है ना बच्चे, कभी भी आ जाते हैं, डर भी नहीं लगता कि टीचर कुछ कहेगा। तो क्लास तो है ही हमारी। मैम ऑफलाइन नहीं है ना। ऑक्सफोर्ड वालों ने ना मैम आपके सारे बग्स और इशू ठीक कर दिए हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? तुमसे मैं अलग बात करूंगी, तुम रुको भी। देखो प्रिंसिपल की बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत सही बोला कि इट्स म्यूचुअल इंडक्शन। वेरी नाइस। अभी इंडक्शन मुझे स्पेलिंग आती, चलो ऑक्सफोर्ड से पढ़ो ना मैम। बड़ी जगहों से ये फायदा होता है। अर्पिता बेटा आपने अभी ज्वाइन किया ना? ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने अभी ज्वाइन किया, आपकी मर्जी। मुझे ये बताओ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन मतलब जिसमें 2 कंडक्टिंग वायर्स की वजह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। ओके कूल। अपन ऐसे बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन मतलब, देखो जैसे कि एक ही कॉइल है, मैंने इस कॉइल में क्या करा, आपको एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, सॉरी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। ऐसे थोड़ी ड्राइंग अच्छी है ही मेरे, देखो ऐसे बना रहा है। फिर मैंने कहा कि हमारे पास एक और कॉइल, जैसे होता नहीं कि बड़े भाई बहन को पार्टी में बुलाया जाता है, छोटे भाई बहन फ्री में आ जाते हैं, तो वैसे मैंने कहा कि अरे अरे आपने इसको ऑल्टरनेटिंग करंट का खाना पीना दे दिया है, एक और बच्चा है हमारे पास। यस मैम। लेकिन वो इनवाइटेड ही नहीं था, तो हमने उसमें सिर्फ ऐसे पेट में उसके ऐसे गैल्वेनोमीटर टाइप कुछ लगा के देख लिया, सिर्फ डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए काम कर रहा है कि मैंने क्या देखा कि भाई ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट है यानी कि वेरिएबल है, वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल जा रहा होगा ना, B is equals to mu naught Ni। अगर ये वेरिएबल बेटा तो ये भी वेरिएबल हो गया। यानी कि ये जो पर्पल वाला कॉइल है जिसमें कोई भी सोर्स नहीं है, कायदे से तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए था। जब आपने कुछ सोर्स ही नहीं लगाया, उसको इनवाइट ही नहीं किया, तो उसे नहीं जाना चाहिए था पार्टी में, राइट? लेकिन बड़े भाई बहन का टैग लगा के छोटे भाई बहन चिपक गए, तो ये वाले कॉइल में भी हमने देखा कि भाई डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। बेटा यही म्यूचुअल इंडक्शन है। समझ में आया अर्पिता?
याद आ गया ना? जिसमें एक की वजह से दूसरे पे आती। यस यस, म्यूचुअल जो करना पड़ता है। ऐसे मेरा भाई तो कहीं नहीं लटका मेरे साथ, मैं ही उससे अब कहती हूँ मुझे अपनी छोटी बहन बना के लेके चल, उसकी पार्टीज बहुत सारी होती है, मैं मुझे भी लेके चल, तो वो लेके नहीं जाता। खैर, तो म्यूचुअल इंडक्शन आई गेस हम लोगों को पता चल गया। क्या बेटा? सही है मैम, नहीं लेके जाते। बताऊंगी मत, सब मैंने नोट कर लिया है, मिलो तुम मुझे। आप ही हमें मिल जाओ कभी ये मेजर टेस्ट में। यस मैम। आपका ही पक्का नहीं है, हम तो मिलेंगे ही। यस मैम। कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है, इतना भी सच नहीं बोलना था चलती वीडियो में। एक बार मैं वो फोटो बनाने की कोशिश करती हूँ ट्रांसफॉर्मर वाली। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक बाइंडिंग ऐसे मारी, ठीक है, और एक अपन इधर कर देते हैं, लाइक दिस। मैम ये वाइंडिंग तो नहीं, पर पतली पतली फिंगर्स लग रही हैं। हंस नहीं रही हूँ मैं अपने ड्राइंग पे, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, हंसाने की जरूरत अच्छी है। हाँ, हंसाने की भी जरूरत है मुझे मेरी ड्राइंग पे। यहाँ पे देखो ये मैंने लगाया इनपुट वाला सोर्स, ठीक है, प्राइमरी जो आपका पॉइंट है वो है इनपुट। अब इसकी वजह से जो यहाँ पे सेकेंडरी पे आपको मिलने वाला है दैट वुड बी योर आउटपुट। अब एक बात बताओ, हम वोल्टेज ही कन्वर्ट करें ना, आइदर इट्स हाई और लो, तो बेसिकली यहाँ पर भी हम एक सोर्स ही लगा दें जिससे हमें पता चल जाएगी भाई कितना वोल्टेज आया है, क्या हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो मैम। नो मैम। बहुत बढ़िया। अब मैंने देखो एक बात, कुछ हम अजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ बातें मान के चलते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो एक कॉइल समझ में आ रहा है, एक टर्न, ठीक है, जो एरिया प्राइमरी वाले आर्म पर है वही एरिया सेकेंडरी वाले आर्म पर भी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल, ठीक है, और वन कॉइल ऑफ प्राइमरी आर्म, ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड, तो आप उसे 5 बोल दो और यही चीज मैं सेकेंडरी के लिए भी यूज कर लूंगी। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने ऐसे बोला नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज एनपी, समझ में आता है एनपी क्या है, प्राइमरी कॉइल पे कितने टर्न्स है। तो अगर एक टर्न से बच्चे 5 फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, तो एनपी टर्न से कितना जाने वाला है? NP5। सो दिस इज द प्राइमरी कॉइल वाला फ्लक्स। ऐसी आप मुझे सेकेंडरी कॉइल का बता सकते हो क्या? वेरी नाइस। सारी वही वाली बातें, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन कॉइल या वन टर्न, कुछ भी बोल दो आप, दैट इज 5, और NS लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल NS5। वेरी नाइस। इतनी सी कहानी में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अच्छा, अब एक काम करो, फैराडे का लॉ लगा के जरा EMF निकाल देना यहाँ से, और प्राइमरी कॉइल और इधर से सेकेंडरी कॉइल के लिए फटाफट से निकालो। EP तो हो गया NP d5/dt, ES हो गया हमारा NS d5/dt। यस, इस तरह से, राइट? यस मैम। अब देखो आपके पास ये दो एक्सप्रेशन आई, EMF ऑफ प्राइमरी और EMF ऑफ सेकेंडरी। यहां से हमेशा ध्यान रखना, जब तक मैं डिस्कस कर रही हूँ तब तक, और बाकी अगर क्वेश्चन आपको कोई डायरेक्शन दे तो अलग बात है, अदरवाइज आउटपुट। हाँ जी बेटा। मैम ये तो लेंस लॉ से है ना, फेराडे में तो माइनस थोड़ी आता है। हाँ, तो अब हमने फैराडे लॉ पूरा पढ़ लिया ना, तो हम वो सारी चीज कंबाइन लेके चलेंगे। मैंने वो भी तो नहीं लगाया ना बार वहां पे, ठीक है, लेंस लॉ वाली चीज तो हमें लगानी पड़ेगी। देखो मैंने आउटपुट बाय इनपुट किया, आउटपुट का है सेकेंडरी कॉइल पे, इनपुट का है प्राइमरी कॉइल पे, तो आउटपुट बाय इनपुट यानी कि ES बाय EP, और आपके सामने ये चीज आई NS बाय NP की फॉर्म, ठीक है बेटा। ये जो NS बाय NP है ना, इसी को स्मॉल kc भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। समझ में आया? यस मैम।
ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन 100% ट्रू है। आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे आपके पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिया हो, चाहे प्रैक्टिकल दिया हो। अब इसी बात से मेरा नेक्स्ट स्लाइड बनता है कि कुछ तो फिर अलग होता होगा ना फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। पता है, हम ऐसे मानते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए कि भाई कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं। आप तो मानते हो ना आइडियल चीजें हम डोरेमोन के पॉकेट से उठा के भागते हैं। यस मैम। यहाँ पे देयर इज नो एनर्जी लॉस। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है बच्चे, तो आप ये बोल सकते हो ना कि पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। पावर आउटपुट यस मैम, इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल। और पावर के लिए कंप्यूटेशन हो गया तो क्या बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वाली चीज। पावर आउटपुट या इनपुट क्या होता है? पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, यानी कि EP इंटू IP, और यहाँ पर ES इंटू IS। यहाँ से भी ES बाई EP का जरा फॉर्मूला निकाल दो मैम। IP बाई, हाँ जी बेटा, हाँ बोलो बेटा। मैम PI/P क्या है? ये हाँ मैं लिख देती हूँ, मैंने जरा ऐसे लिख दिया, ये है पावर इनपुट, ठीक है, दिस इज पावर आउटपुट। फाइन, ओके ठीक है। और फिर बेटा आप ध्यान रखो, ये वाली जो एक्सप्रेशन आई है ये अंडर स्पेशल कंडीशन आई है। स्पेशल कंडीशन ये कि देयर इज नो एनर्जी लॉस। तो ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए ही आप यूज कर सकते हो, ये हमेशा यूज नहीं करोगे। कोई दिक्कत? नो मैम। अब ऐसे ही हम एक बार जरा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, स्लाइड दिखा दे सर। हाँ हाँ देख लो, मेरे को एक बार बता देना कि मैम हो गया, आगे चलो। देन मैम। ओके फाइन, यस मैम। ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, तो मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई ना आई गेस कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या सेम नहीं होगा। मैम आई करंट पावर यस, पावर इनपुट इज नॉट इक्वल्स टू पावर आउटपुट, क्योंकि हाँ, आप जब आप ट्रांसमिट करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होगा। वैसे तो अभी तक जितने भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है ना इस डेट में, वो 99% मतलब एफिशिएंट है, उतना हमने उनकी लॉसेस को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए ना हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वुड बी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दिस इज एफिशिएंसी। कोई आपसे पूछे परसेंटेज तो आप इंटू 100 कर दो। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, ओके। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। चलो मतलब ये सारी बातें तो हमारी हो गई, ठीक है, ये वाली बात हमको समझ में आती है, कोई इशू नहीं है इन सारी चीजों में। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेप अप स्टेप डाउन क्यों जरूरत है इन सब चीजों की? लाइक व्हाई? अपन एक ट्रांसफॉर्मर से काम नहीं चला सकते? या फिर थोड़ा डेप्थ में मैं जाके पूछूं या आपको हिंट दूं, तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन को थोड़ा बहुत आइडिया है? मैम हमें मतलब ट्रांसमिट करना होता है बहुत दूर दूर तक, तो एनर्जी लॉस को कम करने के लिए उसे हाई या लो करना पड़ता है। ओके करंट। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बेटा। मैम क्योंकि घरों में जो हाउसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी नीडेड होती है वो कम अमाउंट में चाहिए होती है, बट जो वोल्टेज चाहिए होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। बट पावर हाउस जहाँ से एनर्जी आ रही होती है वहाँ पे वोल्टेज कम चल जाएगा, बट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होती है, तो उसी को कन्वर्ट करने में एक दूसरे में इसलिए यूज होता है। मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ मैम क्वेश्चन क्या था? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपको ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आइडिया है? मैम ये मेरा क्वेश्चन था, बट वेरी गुड, एक्सप्लेन किया सबने। अर्पिता बढ़िया बेटा। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको जस्ट आइडिया दे दूं, वैसी चीज आपने कभी 10th में पढ़ी होगी, बट पढ़ी होगी, तुमने पढ़ाया तो गया होगा तुम्हें, तुम भी तुम हो। नो मैम। देखो क्या अब मैं थी, थोड़ा
हाँ, थोड़ा डिब्बे डिब्बे बना के बताती हूँ, कोशिश करना समझ में आए, नहीं आए तो पूछ लेना। एक डिब्बा बनाया, यहाँ पे जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बेसिक ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर एक बॉयलर होता है, ठीक है, जो स्टीम बनाता है, हाई वेपर वाली चीजें। फिर यहाँ पे एक टरबाइन होती है, टरबाइन तो अपने को पता है ना, पंखे जैसा स्ट्रक्चर। यस। उस स्टीम से क्या होता है, वो टरबाइन के विंग्स रोटेट होते हैं, शाफ्ट कनेक्ट होता है। बेसिकली शाफ्ट की जगह पे, अब यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बता सकती हूँ, तब तो आपको शाफ्ट बता के छोड़ दिया होगा। यहाँ पे एसी जनरेटर होता है, आपको पता है ना, वो जब रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो कुछ 11 किलो वोल्ट पर हुई, समझ रहे हो, 11 किलो वोल्ट पे। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हमको घरों तक भेजना है। लेकिन एक बात समझो, ये जो पार है, ये पार ट्रांसमिट होनी चाहिए, वही हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं कि आइडियल वाली सिचुएशन बने, इनपुट आउटपुट बराबर आए। तो फिलहाल तुम अपने माइंड में लेके चलेंगे ना कि इतना लेके जाना है। आपको एक चीज समझ में आती है, P is equals to V into I। यस मैम। वही अमाउंट को सोचो कि अभी 111 किलो वोल्ट छोड़ो, ऐसे सोचो कि सपोज 100 वॉट है मेरे पास, मेरे को 100 ट्रेवल कराना है। कराने के दो तरीके हैं ना, एक तो मैं 100 वोल्ट लेके जाऊं 1 एम्पियर के करंट पर, और एक तरीका है मैं 1 वोल्ट लेके जाऊं 100 एम्पियर के करंट पर। आपको क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? भाई देखो, सभी से आंसर तो 100 वॉट ही आना है। जाने के दो तरीके, ऊपर वाला है वो सही है। यस, क्यों? क्योंकि हमको वो ट्रेवल जो कराना है ना, I²RT उतना हीट लॉस होगा। तो अच्छी बात है ना, 1 एम्पियर वाली चीज पे लॉस हो, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया। समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि क्यों हम हाई वोल्टेज लो करंट ट्रेवल कराते हैं? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ठीक है, अब हमने चलो ये मान लिया कि 11 किलो वोल्ट से हम जनरेटिंग स्टेशन से लेके भागेंगे, मतलब हम नहीं भागेंगे, हम तो चुपके रह जाएंगे, तार लेके भागेगा। ठीक है, क्या ज्यादा बुरा पीछे था? देखो चलो, हमने इसको कनेक्ट किया, फिर हम आए ग्रिड सब स्टेशन पर। सुना होगा शायद ग्रिड वगैरह के बारे में, अगर कभी थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिकल वगैरह के बारे में कुछ पता हो आपको। यहाँ पे हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पर अपन लगाते हैं स्टेप अप वाला कहानी। ये 11 किलो वोल्ट को बढ़ाकर तकरीबन 132 किलो वोल्ट पर ले जाता है। समझ रहे हो? और ज्यादा पार हमने हाई कर दी। समझ रहे हो? यस चलो, यस मैम। अब फिर से अब ज्यादा पार हम ट्रेवल करा पा रहे हैं विद द लो अमाउंट ऑफ करंट। अब यहां से क्या होगा, इसको हम कनेक्ट करेंगे मेन सब स्टेशन से। ठीक है, यस मैम। अब मेन सब स्टेशन पे अपन लगाएंगे स्टेप डाउन, क्योंकि यहाँ पे शायद कहीं पे हमें थोड़ा बहुत कहीं और देना पड़ जाए। अब जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो 132 किलो वोल्ट आपको मिला है, इसको आप लो कर दोगे 33 वोल्ट तक, किलो वोल्ट तक। समझ रहे हो? इतना हमने कम कर दिया। अब यहाँ से दो रास्ते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के पास। एक मिलेगा बेटा हैवी इंडस्ट्रीज को, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज चलानी होती है, उनको परमिट होती है कि वो इतना ज्यादा बड़ा करंट यूज करते हैं। समझ रहे हो? और इसके बाद फिर बाकी चला जाएगा, इनके पास मतलब स्पेशल लाइसेंस वगैरह भी होता है। ऐसा नहीं कि आज हमारा मन है तो हम कर लेंगे, कल कोई और कर लेगा, ऐसा नहीं होता। फिर ये जाएगा सिटी सब स्टेशन पर। ठीक है, यानी कि अभी बिजली दूर कहीं जहां जनरेटिंग स्टेशन था वहां से ट्रेवल करके हमारे शहर में आ चुकी है। अब सिटी सब स्टेशन, सॉरी अभी नहीं आई है, एक बार और यहाँ पे काम होना है। ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन मान लो इसको। ठीक है, मैम सिटी हटा दे। क्या बेटा? मैम सिटी अभी नहीं दिखना। ना सिटीज के अगले पे आने वाला है। यहाँ पर ना वापस से ये 33 किलो वोल्ट वाला जो है ये 11 किलो वोल्ट पे जाएगा। ठीक है, फिर से हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया।
अब यहाँ से वापस क्या होने वाला है आपको पता है? अब हम इसको शहर में भेज देंगे कि ठीक है 11 किलो वोल्ट पे हमने इसको शहर भेज दिया, सिटी सब स्टेशन। अब आप वापस से यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाओगे और उसको कहां तक ट्रांसफॉर्म कर दोगे? 220 वोल्ट तक, 11 किलो वोल्ट से 220 वोल्ट, और तब ये घरों में आएगा। मैम तो ये 11 किलो वोल्ट था तो उसे डायरेक्ट नहीं भेज सकते थे, पहले स्टेप डाउन नहीं लगाया। यहाँ पे जरूरत है ना, देखो एक हैवी इंडस्ट्री, एक यहाँ पे लाइट इंडस्ट्री को और जाएगा। ये यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाना भूल गई, ये 33 किलो 11 किलो वोल्ट हुआ ना, यहाँ पे लाइट इंडस्ट्रीज पे भी जाएगा। ये सारी रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म होती है। खैर अब हाउस के आगे की भी कहानी है, वो अपन लोग फिर कभी करेंगे, बट इस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिसिटी। मैम तो मतलब ये सारी मतलब सबके यहाँ आके लाइट फिर हमारे बाद में आती है हमारे पास। हाँ लो वोल्टेज वाले हैं ना हम लोग, तो हमें तो ज्यादा चाहिए ही नहीं। मैम ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे ना। हाँ जी इसका बिल्कुल, ठीक है, तो एक ही बार में दे दो मैम। ऐसा नहीं होता। चलो ये चीज एक थोड़ा सा आपका 10th का रिवीजन था। फिलहाल मुझे ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है ना? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर तक आई गेस आपको प्रैक्टिकली फील भी हो गया कि हमें कितनी जगह स्टेप अप स्टेप डाउन की जरूरत पड़ती है। मम्मा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो होता है वो, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल उसमें भी जाता है ना, तो वो कहाँ पर आता है? डिस्ट्रीब्यूशन पैनल क्या होता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्या बोल रहे हो? मतलब मेरे को बाकी अगर लाइट हैवी की जगह तो वहीं पर हो गया होगा, और क्या चीज बची? मैम उसमें मैं पहले पढ़ा था ना, तो उसमें मतलब एक था कि अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में जाता है, फिर उसके चलो बाद तो ये मतलब बेसिकली पैन- मैंने मोटा मोटी चीजें बता दी कि ऐसे ऐसे चीजें जाने वाली है। मेरा बेसिक कंसर्न इसको बताने का, छोटी सी स्टोरी सुनाने का ये था कि आपको समझ में आए कि भाई स्टेप अप स्टेप डाउन ऐसे ऐसे यूज होता है, ठीक है? क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन आपको पैराग्राफ फॉर्म में अगर बनाने के लिए कोई दे दे तो वो आपको ऐसे दे देगा कि एक बार हमने स्टेप अप लगाया फिर स्टेप डाउन लगाया, उस वाले का बताओ इस वाले का बताओ, एक क्वेश्चन ऐसा मैं दूंगी भी। तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। बाकी तो ये 10th वाला पार्ट अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर हम और अच्छे से आगे बना पाएंगे ना। हाउस का भी फिर मैं और एक्सप्लेन मैम करूंगी। 10th वाला पार्ट तो 12th से भी हार्ड था। यस मैम हमने पढ़ा ही नहीं था। 10th में अच्छा था फिर था ये। था एक हाउस होल्ड वाला पोर्शन था ना, उसमें भी सब चीजें नहीं बताई था गई मैम, होंगी। नहीं था। हमारे में भाई लाइव पढ़ाई न्यूट्रल नहीं अर्थ था। 3 वायर नहीं था। पढ़ा नहीं था, दैट इज डिफरेंट थिंग। जी था। बट ना मैं सर मैम ने बस पढ़ा इतना ही था कि वायर्स के बारे में था बस। हाँ नहीं पता, वहां पे ऐसे था जैसे अगेन मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जैसे सिटी सब स्टेशन से घर में गया तो घर में भी डायरेक्ट नहीं आता, पहले अपने पास एक कंपनी फ्यूज होता है जिसमें 50 एम्पियर की लिमिट होती है जिसको हम चेक नहीं कर सकते, वहां तक जाता है। फिर यहाँ से लाइव न्यूट्रल अर्थ ऐसे 3 खुलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। मतलब ठीक है वो अपनी अभी कंसर्न नहीं है, बट यस मैम। ओह शिट भाई साहब, क्या हुआ मैम? ये वाली बात अपने को हटानी पड़ेगी। चुड़िया आ गई थी यार। हाँ क्या हंसने की जरूरत नहीं है। कौन था मैम? मैम उससे भी कोई डरता है क्या? वो अचानक से ऐसे आएगी ना वो। मैम था क्या? कौन आया कुछ मैम? नहीं कुछ नहीं कुछ हुआ नहीं था कुछ नहीं। भूल जाइए, बात को यही दबा देते हैं। आपकी मैम किसी भाई से नहीं रिकॉर्डिंग में डरती है। देख लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेना। हाय मैं हटाऊंगी, ठीक है? चलिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमने बोला कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स आर डिफरेंट फ्रॉम आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स, और वो प्रैक्टिकलिटी क्या थी कि एनर्जी का लॉस होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एनर्जी का लॉस क्यों होता है, क्या होता है, और कैसे कैसे उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक है, एनर्जी लॉसेस। मैम वो कॉपर की वायर्स लगा देते हैं तो वायर के ओके और का यूज करके we will check कॉपर it out. लॉस हो गया मैम, फ्लक्स लीकेज हो गया, एडी एडी करंट की वजह से लॉस होता है। हार्मिंग लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। चलिए सबसे पहली बात हम लेते हैं फ्लक्स लीकेज, यस मैम। ठीक है? अब देखो एक बार मैं आपको डायग्राम फिर से दिखाती हूँ। ऐसा कुछ होता है, ठीक है?
अब होगा क्या कि जैसे हमने यहाँ पर प्राइमरी वाला सेटअप करा था और इधर था हमारे पास सेकेंडरी वाला, तो प्राइमरी में हमने करंट फ्लो कराया, फ्लो कराने से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फ्लक्स ऐसे बन, मैग्नेटिक फील्ड बना ऐसा, ठीक है। आपको पता है कुछ कुछ ऐसे बेंट होने लगेंगे, सिमिलरली यहाँ पर, इतने सब में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पर आई, अब ये तो बाहर चला गया ना, ये तो बाहर चला गया ना, ये जनरेट तो हुआ बट रिसीविंग एंड पे रिसीव नहीं हो रहा, तो दिस इज फ्लक्स लीकेज। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हमने ऑलरेडी स्टेप ले रखा था, और वो स्टेप ये था कि हम आयरन का सॉफ्ट कोर यूज करें। आई गेस आपको याद होगा जब हम लोगों ने वो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने बताया था, और एक हाँ एक एसी जनरेटर पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि ये अपने आप को मैग्नेटाइज करके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है उन्हें भी खुद में से पास करा देते हैं कि इधर से पास है ना, तो वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलो फ्लक्स लीकेज एक इश्यू हो गया। सेकंड आप लोग बोल रहे हो एक हिस्टेरिसिस लॉस भी तो होगा। यस मैम। अब देखो हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लिया है जो एक बार में भाई साहब कई बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो हो क्या रहा होगा कि सबसे पहले ये मैग्नेटाइज्ड हुआ होगा, राइट, फिर ये डीमैग्नेटाइज्ड हुआ होगा, फिर ये फिर से मैग्नेटाइज्ड हुआ होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद है मैंने आपको हिस्टेरिसिस लूप पढ़ाया था पूरा, फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हुआ होगा और वापस ये पूरी एक साइकिल बन गई होगी, है ना। तो लगातार इन सारे प्रोसेस में आपको याद हो शायद कि एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। हाँ मैम। यस मैम। तो जितना एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप होगा बेटा उतना ही एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। अब अगेन इसको रिड्यूस करने का भी आंसर वही है कि आप यूज करो आयरन का सॉफ्ट कोर। क्यों आयरन वाली कोर, इससे क्या होगा भाई, इसका हमने देखा था जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं, फेरोमैग्नेटिक वाली बात तो है ही, लेकिन साथ में सबसे कम हिस्टेरिसिस एरिया इसी का था जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो, दैट्स व्हाई। और क्या समझ में आता है आपको, कोई और पॉइंट ऐड कराना चाहते हो तो? मैम कॉपर लॉस, कॉपर वायर लॉस मैम, हार्मिंग लॉस, बिल्कुल एडी करंट, बिल्कुल बहुत सारे होते हैं, अपन थोड़ा मेन डिस्कस कर लेते हैं। आपने सही बोला, ये वायर की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है, तो हमको पता है कि भाई I2RT होता है। अब इसको हाँ जी बेटा, बैक स्लाइड में, हाँ एक सेकंड, जब आप निकलो तो मेरे को एक बार बता देना। मैम मेजर टेस्ट में कुछ आपकी तरफ से हेल्प मिलेगी पूरी? मैम लास्ट मेजर टेस्ट में जो आपने धोखा दिया मैम, इसके बाद से थोड़ा विश्वास टूट गया था, थोड़ा वो विश्वास बना दो वापस। आपने कुछ नहीं बताया था मैम, डायग्राम ही बताए थे। इनको मैं तो आगे कर दूं? चल के डायग्राम। यस मैम। भाई डायग्राम कैसे पता चला था तुम्हें? वहां पे लिखा हुआ था मैम डायग्राम हैज बीन गिवन, पर डायग्राम था ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो चलो फोर्थ लॉस होता है हमारे को। मैम ये थर्ड है ना, थर्ड है, थर्ड है मैम ये, सॉरी यस मैम थर्ड है। माफी चाहेंगे, हमने आगे बढ़ा दिया, देहरादून से आई है ना तो थोड़ा ठंडा हो रखा है। दिमाग उधर ही है, देखा। रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। सब एक बात बताओ, आपने जो वायर यूज किया ये I2RT वाली कहानी बनाएगा ना। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप अच्छा कंडक्टर यूज कर लो, अच्छा वायर यूज कर लो जिसमें मतलब रेसिस्टेंस कम हो, है ना, रेसिस्टेंस लो कर ले, तो बिल्कुल हम यूज कर रहे हैं कॉपर को, लो ये भी सॉल्व हो गया। और हम एक काम कर सकते हैं, हम एक थिक वायर यूज कर ले, क्योंकि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, रेसिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो थिक वायर है ना, ये हम लोग ही पैसा दे रहे हैं इसका, है ना, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो कॉस्ट बढ़ जाता है, इसका मतलब हम इसको वहां यूज करेंगे जहां पे वाइंडिंग्स ज्यादा है, करंट है जहाँ पे। yes. ठीक है, चलिए
और मैम कम बाइंडिंग वाली जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा महंगा है। पर वहां पे लॉस होगा ना, मतलब करंट उतना नहीं होगा ना, तो लॉस कम कैसे करेंगे? तो इफेक्टिवली क्या है कि उधर वाला छोड़ देते हैं, ज्यादा लॉस नहीं है, जहां ज्यादा लॉस हो रहा है वहां यूज करते हैं, समझे? Yes, ma'am. The last one is and the Eddy most current. important one, eddy current loss. इसके बारे में 2-3 बातें, जैसे कि ये एक 3D करंट होता है, जैसे कि ये सर्कुलर होता है, ठीक है। अब और बाकी बातें अभी देखते हैं। अब सोचो थोड़ा, मैंने अभी तक आपको एक कोर के बारे में बताया, ऐसे समझो कि अपने पास थोड़ा सा बनाना मुश्किल है यहाँ पर आप समझो कि इसका ना एक वॉल्यूम है पूरा। मैम 3D करंट और क्या लिखा है आपने? सर्कुलर शेप बनाता है। आप देख रहे हो ये पूरा एक क्यूब सा है। भाई साहब बच्चे ने तो हद कर दी, अब जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अल्ट्रा मैम 3D करंट के बाद कोई डिजिट लिख रखे ना आपने? 3D करंट लूप्स, अभी बताती हूँ क्या मतलब है। आप समझ रहे हो एक कॉन्टिन्यूस, एक हमारे पास टुकड़ा है आयरन का, एक कॉन्टिन्यूस टुकड़ा। अब होगा क्या, जो आप फ्लक्स वेरी करा रहे हो बच्चे, वो फ्लक्स उसकी विड्थ में भी तो वेरी कर रहा है ना। प्राइमरी एंड पर जो फ्लक्स वेरी हो रहा है वो विड्थ के अक्रॉस भी हो रहा है। तो हम भूल जा रहे हैं कि एक बार तो उधर की तरफ में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड वाली कहानी चल जाएगी करंट वाली विड्थ में। तो ये जो है ना करंट जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो, हो सकता है कि एक करंट यहां से ऐसे अंदर जा रहा हो और फिर बाहर निकल कर आ रहा हो, समझ रहे हो सकता है कि कोई ऐसे बाहर आ रहा हो और दूसरी तरफ से अंदर जा रहा हो, समझ रहे हो। 3D लूप्स बन रहे हैं विड्थ के अंदर। दिस इज एडी करंट। फील हुआ? यस मैम। पक्का ना सबको फील हुआ? ये एडी करंट कहानी क्या चल रही है, विड्थ के अक्रॉस चल रही है। यस मैम रिपीट करो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो ये आपका इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, एक तो आपका उधर चला गया ना, ये जो इधर से निकल के इनपुट से आउटपुट वाली कहानी हो गई, वो कन्वेंशनल वाला बेसिक वाला। दूसरा क्या है, ये इनटू द मटेरियल भी बन रहा है। ये जो कोर है ना उसके अंदर बन रहा है विड्थ के अलावा। ये वाला करंट हम इसको यूजुअली ध्यान नहीं देते, लेकिन एक बात बताओ, वो वाला जो पूरा मटेरियल है, देखो ऐसे समझो, ये रहा वाई, ठीक है। अब यहां से ये वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, तो भाई ये भी तो उसी फील्ड में रखा है ना, ये जो वेरी कर रहा है, तो इसमें से भी तो कहानी बनेगी ना। इससे पहले अपन थी शीट्स की बातें, ज्यादा दिक्कत ही नहीं ले रहे हम, एक सेट की बात कर रहे हैं, एक आर्मेचर की बात कर रहे हैं, 2D फिगर की बात कर रहे हैं। ये 3D वाली चीज यहाँ पर आई, इसलिए वाला टॉपिक भी आपको यहीं पे देखने मिल रहा है। अब कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, अब दिक्कत आई कि भाई इसको सही कैसे करें। तब आपने वो डायग्राम जो मुझे थर्ड चीज बताई थी ना, लैमिनेटेड शीट, वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक पूरी कॉन्टिन्यूस ईंट लेने की बजाय एक कॉपी जैसा सिस्टम बनाए। कॉपी में क्या होता है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज सबको ऐसे ऐड करते चले जाओ तो इतनी मोटी कॉपी बन जाती है। ये सुनो, लेकिन वो हर एक पेज अलग अलग हो सकता है। तो हमने क्या करा कि हम एक कोर पूरा 3D स्ट्रक्चर लेने की बजाय आयरन लेमिनास ले लेते हैं, 2D स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे समझो पेज और कॉपी वाला रिलेशन, कि एक तो हो गया कि जितना पूरी विड्थ है आपने वो वाली कॉपी ले ली है ना, पूरी मोटी सी। एक क्या है, आपने बहुत सारे पेजेस लिए, उन पेजेस से आपने उतना ही वॉल्यूम जनरेट कर लिया, बट हर पेज अलग अलग है। फील हुआ? लेमिनास माने शीट, आयरन की शीट। यस मैम। कोई दिक्कत? यस मैम। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर को हमने रिप्लेस कर दिया सॉफ्ट आयरन लेमिनास से। मैम एक बार रिपीट करना। मैम उसमें भी एडी करंट बनेगा ना? हाँ बनेगा। अभी देखो मैंने क्या बोला आपसे कि आपकी वॉल्यूम में करंट जा रहा है ना, तो एक काम करो, वॉल्यूम को बहुत सारी छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर दो, कट मार दो, उसमें बहुत सारी शीट्स बना दो। वो 3D स्ट्रक्चर है ना, उसकी विड्थ बहुत कम कर दो, एक पार्ट की इतना फाइन कट करो, फिर और कट करो। तो आपने क्या करा, इतने ही वॉल्यूम को देखो, जो इतना वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ शीट्स बना दी। कोई दिक्कत थोड़ी है, वॉल्यूम तो उतना ही है। यस मैम। राइट। अब इसमें भी क्या करो, हर एक लेमिना के बीच में, 2 लेमिना के बीच में
इंसुलेटिंग फ्लूइड डाल दो। अब जैसे ही आपने दो लैमिना के बीच इंसुलेटिंग फ्लूइड इंसर्ट किया, तब क्या हुआ, आपने पहली लैमिना का दूसरी लैमिना के साथ कनेक्शन तोड़ दिया। अब क्या होगा कि एडी करंट बनने की तो कोशिश करेगा, लेकिन अब वो दूसरी लैमिना तक नहीं जा पा रहा। तो ये जो 3D करंट था अब 2D करंट हो गया। समझ में आया? यस मैम। बस यही पॉइंट है। हमने क्या करा, हमने एक 3D करंट को 2D करंट बना दिया, और ऐसा करने पे बेटा आपने करंट का इफेक्टिव लेंथ रिड्यूस कर दिया। यस और नो? यस मैम। अगर इफेक्टिव लेंथ रिड्यूस हो गई तो आपको पता है उससे होने वाला हीट लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा। फाइन? यस मैम। यस। ठीक है, चलिए अब फटाफट से कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। अभी समय हो रहा है आपके पास 20:01। आप लोग मुझे 20:03 तक बता दीजिए। और 20:03 पर ही बताना, अगर पहले भी आ जाए तो ये नहीं कि पहले गाने लगो। मैम वैसे आप मेजर टेस्ट को सहायता करोगे? मैंने कहा ना, मैं अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करती हूँ। अरे प्रियांशु भाई, मैम कुछ नहीं करेंगी। पता है मैम, नहीं, पता है। अरे मतलब बिल्कुल नहीं। फेवरेट स्टूडेंट हो तुम लोग, मुझे बोलो कि मैम हमें हेल्प चाहिए, आई विल बी देयर। नहीं करते मैम आप। नहीं करते मैम। मैम पता है, हमें पता। मुझे तो लगता है हम सही भी रोना जा आ रहा रहे है हैं। मुझे इस बात पे, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे बताइए। लगता है मैम आप सही भी वहाँ से जा अच्छा रहे करो, मैं आपको मजा आएगा मैम, रोना नहीं आया कभी भी। मैम वैसे आपने कहा था कि आप आज पेपर देख के बताओगे कितना वेटेज है। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये बता देना कि ट्रांसफार्मर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में से आ रहे हैं, तो बता देना कम से कम। यस मैम। बिल्कुल, मैं अभी क्लास के बाद में दूसरी क्लास लूंगी ही नहीं, पहले यही काम करूंगी आज। मैम मैम उस दिन की तरह मत करना कि आप रिवीजन सेशन में जो क्वेश्चन लाई थी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ और हम कह रहे थे इसमें से क्वेश्चन आएंगे। मैम एक काम करना, आप पेपर की PDF ही भेज देना मेरे को। हम देख के बता देंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हमेशा मैम की हेल्प करने की लगी रहती है ना, तो मेरी मैम की हेल्प तो करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यस मैम। मैम स्कोर अच्छा आएगा तो आपका वो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। मैम रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तुम जब नीट में जाके करके आओगे ना, तुम कहाँ से मेरे को लोग पीटने आएंगे, उसका क्या होगा? अच्छा चलो, मैं वाला क्वेश्चन मुझे आप भी बताएगा जानते कोई? हो नीट के औकात से ज्यादा बड़ा पेपर आता है, नीट के औकात का पेपर नहीं होता है। तो जेई इसीलिए से तो मुश्किल पेपर तो हमारा आता है मैम, जेई वाले बच्चों से मैम मुश्किल इस तो बार हमारा तो और ही अच्छा करा है मैम, इस बार तो और ही अच्छा किया है। सिलेबस ने रिड्यूस किया लेकिन डर बढ़ा दिया। यस, चलो सबने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सबसे पहले ऑप्शन कहाँ से कॉपी होना स्टार्ट हुआ? अर्पिता के बाद से। मैम कॉपी नहीं, हम पहले कर रखा था। नहीं, अरे मजाक कर रहे हो। ये बात करने में बिजी हो गए ना। हाँ देखो, मुझे पता है एक इजी सा क्वेश्चन है, पता है ऐसी क्वेश्चन आते हैं, बताओ 4 मार्क्स फ्री के हैं नहीं है हमारे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 500 दिए हैं, सेकेंडरी कॉइल का आपको 5000 दिया है, और इनपुट वोल्टेज यानी कि E ऑफ P दिया है आपको 20 वोल्ट। बस E ऑफ S आपसे पूछा है, सही है। हम यूज कर लेंगे वो वाला फॉर्मूला जो हम हर जगह यूज कर सकते हैं कि भाई ES by EP is equals to NS by NP। यस मैम। हाँ, यहाँ पे ES by 20 is equals to 5000 by 500, राइट? कितना आ गया? कुछ तो हुआ है, 5 से 5 कट गया, 200। ठीक है, अब उन्होंने पूछा 50 हर्ट्ज
भाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होती है, यहाँ तो सिर्फ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होता है, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, यानी कि आंसर आपका 6C होगा, विच इज वेरी गुड। सबका आंसर सही आया था, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। यस। और आई गेस हमारी बॉन्डिंग इतनी हो चुकी है कि अगर आपको डाउट है तो आप इस बात पे तो नहीं मुझे बताओगे कि भाई सबने हाँ बोल दिया, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? तो ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, यू कैन टेल मी कि अभी भी हमको डाउट है, बाकी सबको आ गया, कोई नहीं, मेरे को नहीं आया, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू सॉल्व दैट। इसी बात पे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। इट्स 20:05 राइट नाउ, 20:07 तक का आपके पास टाइम है, 7 पर ही आंसर कीजिएगा। एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। यहाँ बोला है एक ट्रांसफॉर्मर में द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ 140 एंड इन सेकेंडरी इट्स 280। प्राइमरी कॉइल में करंट है 4 एम्पियर, सेकेंडरी का आपसे पूछा है। 2 मिनट ज्यादा ही दे दी मैंने। डन मैम। मैम हो गया क्वेश्चन। चलिए बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है, सारे एक साथ बता दो कि मुझे कुछ समझना है। स्टार्ट। हाय माइक ऑन करके बताओ ना। मैम बी। बच्चों ने कॉपी किया, आप देखो किसने भेजा पेन। और बड़ा ही ऑब्वियस सी चीज है ये, 4 एम्पियर इन्होंने बोला। अब मुझे पता है सारी चीज रेशियो में चल रही है, तो 4 की रेशियो में आनी चाहिए। अब 4 तो आएगा नहीं क्योंकि टर्न्स मतलब चेंज हो रहा है, तो या तो 2 या तो 8 है ना, इस तरीके से। 8 मुझे दिख नहीं रहा तो 2 ही बचता है। मैम वैसे भी 40 का मतलब 2 टाइम्स जा रहा है, तो 2 होगा। वरना फिर आपके पास फॉर्मूला ये है ही, जब तक आपको बोला ना जाए कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तब तक आपको मानना नहीं है। ये इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी हर जगह S/P ही है, लेकिन यहाँ पे P/S आएगा करंट की फॉर्म में, क्योंकि पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर है, उस हिसाब से फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल का हमको ये तो नहीं पता, इसको हम NS/NP भी लिख सकते हैं। NS और NP दिया हुआ है आपको, है ना। प्राइमरी कॉइल में 140, सेकेंडरी कॉइल में 280, प्राइमरी कॉइल का करंट 4 एम्पियर और सेकेंडरी कॉइल का आपसे पूछा है। सॉल्व कर लेते हैं। नहीं करूँगा, रुक जाऊंगा। 2 एम्पियर आ गया, ठीक। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन और हो जाए इस बात पे। अभी टाइम है बच्चे 20:07, 20:09 तक कर दो। क्वेश्चन है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट को रिड्यूस कर दे रहा है 110 वोल्ट में। प्राइमरी करंट 5 है, सेकेंडरी करंट 9 है। आपसे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पूछी है। ओके बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम हाँ जी, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैम अच्छे हैं। मैम आप कैसे हो? बहुत ज्यादा अच्छे। यस मैम, आपके फेस ऐसे पे खुशी झलक रही है। ऐसे आप लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है। आंसर नहीं आया मेरे पास। आंसर आ गया मैम, देख लो। ऐसे ही बोला था, ऐसे ही बोला था। चलो देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट हमको, ओके दिस इज प्राइमरी का 220 वोल्ट है, रिड्यूस होके सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है 110 वोल्ट पे। आपको प्राइमरी का करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है बच्चे, और सेकेंडरी का करंट 9 एम्पियर दिया हुआ है। हमको एफिशिएंसी पूछी है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज ही पूछी हुई है। तो आउटपुट आप ऐसे निकाल सकते हो, सेकेंडरी इनटू दिस, और नीचे कहानी आ जाएगी प्राइमरी की इनटू 100। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1109 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 5, 2 इंटू 100, 2 5 10, 1 0 गया, 90%। इजी थे? यस मैम। यस मैम। तो अब फटाफट से मैं आपको एक छोटी सी समरी दे देती हूँ, और इतनी छोटी है ना ये समरी कि मुझे देने में मजा आ रहा है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आप क्या क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हो, फटाफट से बता दो। NS/NP is equal to ES/EP is equal to IP/IS।
बहुत बढ़िया, ये बात याद रखना। यस मैम। चलिए, और अगर मैं यही आपसे पूछूं कि बेटा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए आप कितना लिख सकते हो, अब क्या कहोगे? मैम P is equal to S by EP. ES by EP मैम ईटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, बस कितना MS लिख by सकते हो? MT is equal to ES by EP, not equal to। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एफिशिएंसी, तो फिर कोई सा भी ट्रांसफॉर्मर हो, कुछ भी हो, हमेशा पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। पावर आउटपुट बाय पावर। ठीक है, आपसे पावर परसेंटेज के बारे में पूछा जाए तो आप इनटू 100 कर देंगे। यस मैम। यस मैम। इधर भी चलेगा। एफिशिएंसी वगैरह गिवन उसके साथ करना होता है, हम ईटा से मल्टीप्लाई कर दें ES by EP को। क्या दिया हुआ हो आपको? मतलब एफिशिएंसी वगैरह गिवन, उसके बाद हमें मतलब निकालना हो तो मैम ईटा से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं, फिर आपको एक्सप्रेशन में पुट करना पड़ेगा ना कि किस क्या पूछ रहा है वो। ईटा का वैल्यू अगर आपको 90% देते तो फिर 90 रख दो इस फॉर्मूले में इसकी जगह, फिर बाकी आप सॉल्व करो। ES by EP जो भी फॉर्मूला IS into IP सब आएगा उसमें, है ना। पार का फॉर्मूला याद रखना, ES आएगा यहाँ पे into IS, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपके ही जो आपको मॉड्यूल्स दिए हैं उन्हीं का स्क्रीनशॉट है, आप चाहो तो वहां से देख लो, अदरवाइज यहाँ से देख लो। 8 क्वेश्चन देखो, ये तो बेसिक है, ठीक है, बट अभी क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक पर ही सिर्फ हम रिलाई नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन और ऐड करके दिए हैं। यहाँ पे साफ साफ एडवांस लिखा हुआ है, लेकिन ये एडवांस आप कर लोगे क्योंकि मैंने आपको ट्रांसमिशन वाली स्टोरी बताई है, इसी क्वेश्चन के लिए बताई है। कोशिश करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे करके। नहीं हो तो ऑब्वियसली आई एम देयर टू सॉल्व दैट क्वेरी, बट प्लीज ट्राई करना। मॉड्यूल वगैरह जो है मेरे को उसी के। हाँ। अब बाद में आप कहाँ खोजते, मैंने यहीं पर इसमें चिपका दिया, इसको आप सॉल्व कर लेना। 10 क्वेश्चंस है, ये स्टार्टिंग के 8 तो बहुत सिंपल से हैं, ऐसे ही 5 मिनट में हो जाएंगे। उन 2 में आप थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। पहले तो करा दिया। इस बार जो मेजर टेस्ट होगा मैम, इसमें हमारे मॉड्यूल वगैरह मिलेंगे जो सेकंड पार्ट के मॉड्यूल हमारे। हाँ जी, लेकिन उसके लिए यू नीड टू मीट विद एसेंशियल क्रेडेंशियल कि भाई इतना तो होने चाहिए, क्राइटेरिया आपको इतना मीट करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन हैव द। हो जाएगा मैम, पिछली बार तो मिला ही था। बिल्कुल मैम, कितना क्राइटेरिया है? हाँ, वो ना आपके साथ शेयर हो जाएगा अभी। ओके मैम। मैसेज आएगा ना हमारे पास कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी है पता चल जाएगा। बाकी धन्यवाद। बोला था मैम, आपने दोस्त हमारे चाहिए ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी जिसको कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, आप रुक जाओ, अभी हमारे पास 3 मिनट है। मैम, मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी। 1 मिनट रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर देते हैं। फटाफट बाय बोल दो यूट्यूब बच्चों को। बाय मैम। बाय मैम।